आज के लेक्चर में हम लोग एसी थ्रू प्योर रेजिस्टेंस डिस्कस करेंगे। एक सर्किट है जिसमें प्योर रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसका वैल्यू है कैपिटल आर। उसमें हम लोग एसी सोर्स दे रहे हैं, एसी सप्लाई दे रहे हैं उस सर्किट में जिसमें सिर्फ प्योर रेजिस्टेंस है। और जो एसी वोल्टेज दे रहे हैं उसका इक्वेशन हम लोग मान के चल रहे हैं कि स्मॉल v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी हम लोग वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं। इसको हम लोग इक्वेशन 1 से यहाँ इसको दिखाए हैं। ये एक सर्किट है जिसमें प्योर रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू आर ओम। इसमें हम लोग एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं जिसका वैल्यू हम लोग मान के चल रहे हैं कि स्मॉल v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी है, क्योंकि अल्टरनेटिंग वोल्टेज का यही इक्वेशन होता है। इसको हम लोग मान लिया ये है इक्वेशन 1। अब ये सर्किट क्लोज्ड है और इसमें हम लोग वोल्टेज स्मॉल v दे रहे हैं। इसके कारण इसमें एक करंट फ्लो करेगा इस सर्किट में, जिसको हम लोग स्मॉल i से यहाँ डिनोट किए हैं। चूँकि ये वोल्टेज अल्टरनेटिंग है इसलिए जो करंट इसमें प्रोड्यूस होगा वो भी अल्टरनेटिंग करंट होगा। और ओम्स लॉ से हम लोग जानते हैं v इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है, मतलब वोल्टेज बराबर करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल v ये जो है ये बराबर स्मॉल i इंटू आर। इससे हम लोग i का वैल्यू निकाल लेंगे इस इक्वेशन से। तो i का वैल्यू आ जाएगा v बाई आर। और v जो है वो क्या है, वो हम लोग यहाँ लेकर के ही चले, v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी है। तो v की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिए वैल्यू उसका वी एम साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई आर। इसमें वी एम और आर कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू आ जाएगा वी एम बाई आर इंटू साइन ओमेगा टी। अब ये वी एम है वोल्टेज और ये है रेजिस्टेंस। वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है करंट, और ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज है डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो जो करंट आएगा वो भी मैक्सिमम आएगा। इसलिए हम लोग मान लेते हैं कि जो वी एम बाई आर है वो आई एम है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट आएगा। इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे वी एम बाई आर की जगह आई एम। करंट का इक्वेशन आ जाएगा जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है करंट का, जो सर्किट में फ्लो करेगा जब हम लोग स्मॉल v वोल्टेज दे रहे हैं प्योर रेजिस्टेंस में। उसका इक्वेशन हमको आ गया स्मॉल i इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। इसको मान लेते हैं हम लोग ये इक्वेशन नंबर 2 है। यहाँ पर ये जो आई एम है ये क्या है, ये है आई एम है वी एम अपॉन आर। और एक्चुअली आई एम जो है वो करंट का जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगा उसी को हम लोग डिनोट किए हैं आई एम से। अब हम लोग इक्वेशन 1 ये जो है v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, और ये जो इक्वेशन आया करंट का i इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, दोनों को अगर कंपेयर करते हैं तो देखते हैं कि उसमें भी साइन ओमेगा टी टर्म है और इसमें भी साइन ओमेगा टी टर्म है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी ईएमएफ और करंट का जो इक्वेशन आया है दोनों में साइन ओमेगा टी टर्म्स है। इसका मतलब कि जो भी ईएमएफ है और जो करंट है दोनों एक दूसरे के फेज में है, दोनों के बीच में एंगल का कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसको हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं, अगर हम लोग इस दोनों इक्वेशन में स्मॉल टी का वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो साइन 0 0 होता है, जिसके कारण जब t का वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट करेंगे और अगर v का वैल्यू निकालेंगे तो v का वैल्यू हो जाएगा वी एम इंटू साइन 0। साइन 0 0 होता है इसलिए v का वैल्यू 0 आ जाएगा। उसी तरह से i का भी वैल्यू निकालेंगे, जब t 0 है तो i का वैल्यू हो जाएगा आई एम इंटू साइन 0, तो i का भी वैल्यू 0 आ जाएगा। मतलब t इज इक्वल टू 0 वैल्यू रखने पर ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट दोनों का वैल्यू 0 आएगा। उसी तरह से अगर हम लोग कैपिटल T बाई 4 टाइम पर या फिर पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री एंगल पर अगर हम लोग ओमेगा टी का वैल्यू अगर पाई बाई 2 सब्सटीट्यूट कर दें, मतलब 90 डिग्री पर अगर निकालेंगे वोल्टेज और करंट दोनों का वैल्यू, दोनों इक्वेशन में रख देंगे ये वाला वैल्यू ओमेगा टी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो देखेंगे कि साइन 90 का वैल्यू मैक्सिमम होता है। तो उस केस में v का वैल्यू vm के बराबर आएगा और i का वैल्यू im के बराबर आएगा, मतलब दोनों का मैक्सिमम वैल्यू आएगा पाई बाई
2 पर मतलब 90 डिग्री पर स्मॉल v का भी वैल्यू मैक्सिमम आएगा और ये जो करंट है स्मॉल i उसका वैल्यू मैक्सिमम होगा। उसी तरह से अगर हम लोग हाफ टाइम पीरियड मतलब T/2 पे या 180 डिग्री पर अगर निकालेंगे वोल्टेज और करंट, ये जो 1 और 2 में आया है, इस दोनों में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे ओमेगा टी का वैल्यू 180 डिग्री इसमें, तो वो 0 आ जाएगा। उसी तरह से इसमें भी डाल देंगे 180 तो ये भी 0 आ जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि जब 180 डिग्री सब्स्टिट्यूट करेंगे या कैपिटल T/2 पर, फिर देख रहे हैं कि V और I दोनों का वैल्यू 0 आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जब भी प्योर रेजिस्टेंस में हम लोग AC वोल्टेज सप्लाई करेंगे तो करंट और जो वोल्टेज है दोनों एक ही साथ, दोनों का 0 वैल्यू भी एक ही साथ दोनों का आएगा और मैक्सिमम वैल्यू भी दोनों का एक ही साथ आएगा। इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ ग्राफ प्लॉट किए हैं, अलग अलग टी का वैल्यू मतलब अलग अलग टाइम पर या अलग अलग ओमेगा टी का वैल्यूज़ ले करके, और हम लोग V और I का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इक्वेशन 1 और 2 से, और उसको हम लोग यहाँ पर जब प्लॉट करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि जब टाइम t=0 है उस केस में V भी 0 आएगा और I भी 0 आएगा, तो यहाँ पर आ गया। उसी तरह से जब 90 डिग्री पर निकालेंगे स्मॉल v का वैल्यू और स्मॉल i का वैल्यू इक्वेशन 1 और 2 से, तो देखेंगे कि V भी का वैल्यू मैक्सिमम आएगा, वो आएगा Vm के बराबर, और करंट का वैल्यू मैक्सिमम आएगा, वो आ जाएगा कैपिटल Im के बराबर। फिर जब 180 डिग्री पर या कैपिटल T/2 मतलब हाफ टाइम पीरियड पर निकालेंगे, फिर देखेंगे कि साइन 180 होता है 0, इसलिए V और I फिर 0 हो जा रहा है। फिर 270 पर फिर देख रहे हैं दोनों का मैक्सिमम आया है, नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यूज़ आया है। 360 पर फिर दोनों 0 हो रहा है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि वोल्टेज और करंट दोनों साथ साथ 0 पहुंच रहा है, साथ साथ मैक्सिमम पहुंच रहा है, फिर साथ साथ 0 पहुंच रहा है। इस तरह का जो भी वेव होता है जिसका वैल्यू एक ही साथ में 0 भी पहुंचेगा एक ही टाइम में और मैक्सिमम वैल्यू भी एक ही टाइम में पहुंचता है, उसको कहते हैं कि दोनों फेज में है। इसलिए जब भी हम लोग प्योर रेजिस्टर में ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई करेंगे तो जो भी ऑल्टरनेटिंग करंट उसके कारण प्रोड्यूस होगा वो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ के साथ फेज में होगा, मतलब दोनों के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होगा, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0 डिग्री का होगा। मतलब ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ और ऑल्टरनेटिंग करंट फेज में होता है प्योर रेजिस्टर में जब हम लोग एसी वोल्टेज सप्लाई करते हैं। इसी का अगर हमको फेजर रिप्रेजेंटेशन दिखाना है, फेजर रिप्रेजेंटेशन दिखाना है, ये तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और ऑल्टरनेटिंग करंट का। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम लोग यहाँ पर फिर प्लॉट करेंगे वी और आई को एक एक्सिस के अलॉन्ग, और इस साइड में ओमेगा टी प्लॉट करेंगे, फिर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये जो लेंथ होगा एरो का, ये छोटा लेंथ है, वो आई एम डिनोट कर रहा है, क्योंकि आई एम हमेशा छोटा होगा वी एम के मैग्नीट्यूड से, क्योंकि आई एम बराबर है वी एम अपॉन आर। और उसी तरह से वी एम इससे बड़ा लाइन शो करेंगे क्योंकि वी एम ज़्यादा है आई एम से। और एक ही एक्सिस एक ही लाइन में दोनों को बनाए हैं क्योंकि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस नहीं आया है, इसलिए आई एम मतलब करंट का जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है और वोल्टेज का जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है दोनों एक ही लाइन के अलॉन्ग है, मतलब दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। और ये रेफरेंस से ओमेगा टी एंगल पे है क्योंकि दोनों में जो, और इसी से ये रोटेट कर रहा है, तभी हमको v का वैल्यू वी एम साइन ओमेगा टी आएगा और i का वैल्यू आई एम साइन ओमेगा टी आता है। ये प्लॉट करने के बाद हम लोग इसका प्रोजेक्शन लेंगे y एक्सिस पे, तो आई एम का प्रोजेक्शन लेंगे तो यहाँ पर आया तो ये स्मॉल आई का वैल्यू देगा, मतलब इंस्टेंटेनियस करंट का वैल्यू देगा। उसी तरह से वी एम का प्रोजेक्शन जब लेंगे y एक्सिस पे तो ये देगा स्मॉल v का वैल्यू, मतलब इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का वैल्यू मिलेगा। तो ये हो गया फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड ऑल्टरनेटिंग करंट इन केस ऑफ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में कैसे फेजर रिप्रेजेंटेशन करेंगे ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और ऑल्टरनेटिंग करंट का।
अब हम लोग पावर देखेंगे कि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में पावर कितना होता है। तो पावर एट एनी इंस्टेंट मतलब इंस्टेंटेनियस पावर, मतलब किसी भी समय में अगर पावर का वैल्यू निकालना है तो पावर कैसे निकलेगा, तो जो भी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज आया है और इंस्टेंटेनियस करंट आया उस दोनों का प्रोडक्ट लेने से पावर आ जाएगा। मतलब स्मॉल p जो होगा वो बराबर v इंटू आई होगा, जहाँ v है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का, i है ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑल्टरनेटिंग करंट का, v का वैल्यू है vm साइन ओमेगा t और i का जो हम लोग को इक्वेशन मिला है वो मिला है im साइन ओमेगा t। इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे दोनों वैल्यू को, तो इसका वैल्यू आया im इंटू vm इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा t। अब हमको एवरेज या ट्रू पावर निकालना है एक साइकिल के लिए, तो इसको क्या करना होगा कि इसको हमको इंटीग्रेट करना होगा एक साइकिल के लिए, मतलब 0 से कैपिटल T, एक साइकिल 0 से कैपिटल T टाइम का होता है, इसलिए इसको हम इंटीग्रेट करेंगे और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम एक साइकिल में। तो dt को इंटीग्रेट कर दिए हैं फ्रॉम 0 टू t। इसका वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगा Vm Im बाय कैपिटल T इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा t dt। अब इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे 0 से t लिमिट में तो देखेंगे कि इसका वैल्यू आ जाता है कैपिटल T बाई 2। ये सिंपली मैथमेटिकल है, ये ट्रिग्नोमेट्री से और इंटीग्रेशन से ये सॉल्व कर लेंगे इसको, तो इसका वैल्यू आ जाएगा T बाई 2। अब T कैंसिल हो जाएगा तो इसका वैल्यू आया Vm Im अपॉन 2। अब Vm Im अपॉन 2 को हम लोग लिख सकते हैं Vm अपॉन रूट 2 इंटू Im अपॉन रूट 2, और Vm बाई रूट 2 क्या है, RMS वैल्यू है, तो Vm बाई रूट 2 की जगह लिख सकते हैं VRMS। उसी तरह से I मैक्सिमम बाई रूट 2 होता है IRMS। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि एवरेज या ट्रू पावर एक साइकिल के लिए उसका वैल्यू कितना आएगा, VRMS इंटू IRMS। मतलब एवरेज या ट्रू पावर एक साइकिल ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए अगर हमको निकालना है तो कैसे निकालना होगा, हमको प्रोडक्ट लेना होगा RMS वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और RMS वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट का। मतलब ट्रू पावर जो होता है एक साइकिल के लिए वो बराबर होता है VRMS इंटू IRMS। मतलब RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज और RMS वैल्यू ऑफ करंट का प्रोडक्ट जो होगा वो देगा ट्रू पावर या एवरेज पावर फॉर वन साइकिल ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट के एक साइकिल के लिए जो एवरेज वैल्यू होगा पावर का या ट्रू पावर जो होगा वो कितने के बराबर होगा, वो होगा जो भी RMS वैल्यू वोल्टेज का है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे RMS वैल्यू ऑफ करंट के साथ, तो उससे हम मेरा ट्रू पावर निकलता है इन केस ऑफ AC सर्किट में। अब इसका प्लॉट ड्रॉ करना है अगर हमको पावर का, तो हम लोग इधर इंस्टेंटेनियस पावर लिए हैं इंस्टेंटेनियस पावर मतलब V इंटू आई, इधर हम लोग ओमेगा टी प्लॉट किए हैं। जब इसको प्लॉट करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि पावर हमेशा पॉजिटिव आएगा, और पावर सिर्फ ज़ीरो तब होगा जब दोनों V और I ज़ीरो है। इसको हम लोग इस फिगर से समझ सकते हैं। ये जो फिगर B है इसमें हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जब ज़ीरो है दोनों उसी समय पावर ज़ीरो होगा। यहाँ पर पावर ज़ीरो होगा क्योंकि दोनों V और I ज़ीरो है, V इंटू आई होता है पावर। यहाँ पर भी पावर ज़ीरो होगा, और इस दोनों के बीच में पावर का जो भी वैल्यू होगा वो जितना भी करंट का वैल्यू होगा और वोल्टेज का वैल्यू होगा दोनों को मल्टीप्लाई करके मिलेगा, इसलिए पावर का जो एम्पलीट्यूड होगा इस दोनों से ज़्यादा होगा। और इस हाफ साइकिल में पावर पॉजिटिव मिलेगा क्योंकि दोनों V और I निगेटिव है। निगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे जब निगेटिव से तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, इसलिए मेरा जो पावर आएगा वो हर एक टाइम मेरा पॉजिटिव वैल्यू आएगा पावर का। इस तरह से आएगा ग्राफ। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है पावर का प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए। तो हम लोग इससे देख रहे हैं कि जो भी इंस्टेंटेनियस पावर होगा वो क्या है, इंस्टेंटेनियस जो वोल्टेज और करंट है उसका प्रोडक्ट होगा, और हर एक टाइम हमको पावर मिलेगा। सिर्फ ज़ीरो पावर तभी मिलेगा जब दोनों V और I का वैल्यू ज़ीरो है। बाकी हर एक केस में पावर जो है वो कंज्यूम होगा
और यहाँ हम लोग ये भी देख रहे हैं कि इस हाफ साइकिल में जब V और I दोनों नेगेटिव है तब भी पावर जो है वो पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जब भी हम लोग प्योर रेजिस्टिव सर्किट में AC वोल्टेज सप्लाई करेंगे तो जो भी ऑल्टरनेटिंग करंट उसमें प्रोड्यूस होगा वो ऑल्टरनेटिंग EMF या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के फेज़ में होगा, मतलब दोनों के बीच में कोई भी फेज़ डिफरेंस नहीं होगा। या फिर हम कह सकते हैं कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट में ऑल्टरनेटिंग EMF और ऑल्टरनेटिंग करंट के बीच में फेज़ डिफरेंस नहीं होता है, या फिर फेज़ डिफरेंस 0 डिग्री का फेज़ डिफरेंस होता है।